हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, कंप्लीट कर देंगे आज इस चैप्टर को। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? अपन ने फर्टिलाइजेशन तो करवा लिया था, फर्टिलाइजेशन अपन करवा चुके हैं। कैसे करवाया था वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, देखो। दो मेल गैमीट थे, एक कहां से मिला, एक कहां जाकर मिला, पोलर न्यूक्लियाई से मिला। ठीक है, और दूसरा मेल गैमीट जो वो किससे मिला? वो मिला एग सेल से। और क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ? इससे बना क्या? पीईसी बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी। ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसको नाम क्या दिया? पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम दिया गया। ये कैसी है? 3n स्ट्रक्चर, क्योंकि 2n इसका और n इसका। ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, बस बता रहा हूं आपको। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। इधर मेल गैमीट और ये जो एग सेल है ये आपस में फ्यूज हो रही हैं, इसको बोलेंगे सिंगेमी। और क्या बनता है यहाँ पर? जाइगोट बनता है। ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर क्या बनेगी? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। अब ये दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, देखो यहाँ पर एक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए क्या बोल दिया? ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी दोनों को मिलाकर क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तक फर्टिलाइजेशन अपन करवा चुके हैं। अब आगे के इवेंट्स क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई जाइगोट जो है ना, जाइगोट जो है वो किसमें डेवलप हो जाएगा? आगे जाकर एम्ब्रियो के अंदर बदल जाएगा जी। जाइगोट जो है वो किसमें बदल जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर बदल जाएगा। ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पीईसी जो है ना, पीईसी क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है जो यहां पर बनी है, देखो यहां पर बनी है। ये मेल गैमीट जब पोलर न्यूक्लियाई से मिला तब क्या बनाया इसने? पीईसी बनाई थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाई थी। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म बनाएगी। क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म बनाएगी। तो दो चीजें क्लियर हो गई आपको। जाइगोट जो है वो क्या बनाएगा? आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा। और जो आपकी पीईसी जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है, वो क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म बनाएगी। ठीक है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? सीड में बदलेगा। ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। और ओवेरी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट के अंदर डेवलप होगी। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओव्यूल जो है ओव्यूल से फ्रूट बनता है या फिर ओवरी से सीड बनता है। ठीक है, कंफ्यूज करके पूछता है। ठीक है, तो आपको यहां से ये जो लिख रखे हैं इनसे आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। और जनरल टेस्ट में तो पूछ ही लेते हैं, मतलब ये समझ लेगा ना, टेस्ट में पक्का आएगा यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो किसमें डेवलप होता है जी? एम्ब्रियो के अंदर। जाइगोट जो है वो डेवलप किसमें होगा? एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, और पीईसी जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म बनाती है। ओव्यूल जो है वो किसमें डेवलप होता है? सीड। सीधी सी बात है, सीड कहां से बनेगा? ओव्यूल से बनता है। ठीक बात है। फ्रूट कहां से बनता है? ओवरी से बनता है। एंडोस्पर्म कहां से बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनता है। एम्ब्रियो कहां से बनता है? जाइगोट से बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। सिंपल सा यार। जाइगोट क्या है? एम्ब्रियो में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है? किसमें? एंडोस्पर्म में। ठीक है, और आपका जो ओव्यूल है वो सीड में, ओवरी जो है वो फ्रूट में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की। ये एंडोस्पर्म बवाल क्या चीज है? क्या बवाल है ये एंडोस्पर्म? तो ये क्या है? एंडोस्पर्म क्या देता है? नरिशमेंट देता है। क्या देता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये कैसा है? ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है जी। कैसा है? ट्रिप्लोइड होता है एंडोस्पर्म। क्या है मतलब ऐसा कोई नहीं है, एंडोस्पर्म कोई अलग बवाल नहीं है, ऐसा मतलब हम लोग खाना है कि एंडोस्पर्म क्या है? खाना है, फूड रिजर्व है। ठीक है, फूड रिजर्व है एंडोस्पर्म। और ये क्या देता है? नरिशमेंट देने का काम करता है। और ये कैसी है? ट्रिप्लोइड है। ठीक है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिफोर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है, एंडोस्पर्म जो बनता है वो एम्ब्रियो से पहले बन जाता है। देखो, कोई भी चीज के लिए खाना तो पहले बनाना पड़ेगा। मेहमान आए हैं, मेहमान आएंगे तो अपन को पहले से पता रहता है कि मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई अचानक से मेहमान आता है, अपन को पहले से पता रहता है कि हाँ आज वो फलाना मेहमान जो है वो आने वाला है। तो अपन पहले से क्या तैयारी करके रखते हैं? पहले से खाना वाना बनाकर, बढ़िया खाना बनाकर रख लेते हैं। बढ़िया तरीके से अपन जो सारी चीजें घर में अस्त व्यस्त रहती हैं उनको ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें कर लेते हैं पहले से, क्योंकि अपन को पता रहता है। तो ये जो सारी चीजें खाना वाना बनाना ये सारी पहले कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या पहले ही हो जाता है। यहाँ पर भी एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो के लिए खाना बनेगा, ये जो नरिशमेंट किसको देता है? एम्ब्रियो को देता है जी। ये जो एंडोस्पर्म है वो नरिशमेंट किसको देगा? एम्ब्रियो को देगा। तो अगर एम्ब्रियो बन गया उसके बाद में अगर खाना बनाया जाएगा तो तब तक खाना बनेगा, तब तक तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो खाना क्या है? पहले से ही बना कर रखेंगे। तो क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले ही क्या है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना कि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो से पहले बन जाता है। ठीक है, और एंडोस्पर्म क्या नरिशमेंट देता है? किसको जी? एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले हो जाती है। एंडोस्पर्म जो है वो पहले बन जाता है। अब एंडोस्पर्म जो है वो दो प्रकार का है जी, दो टाइप का है। एंडोस्पर्म जो है वो दो टाइप का है।
एक है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। एक तो है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। दोनों में फर्क क्या है जी? दोनों में फर्क क्या है? देखो, फ्री न्यूक्लियर नाम से पता लग रहा है कि जो न्यूक्लियस से बनेगा, जो न्यूक्लियस से बनेगा वो क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, और जो सेल से बनेगा वो क्या होगा? सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। बना के दिखाते हैं जी आपको। ये क्या है? अपनी पीईसी है जी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपकी पीईसी जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है, उसी से क्या बनता है? आपका एंडोस्पर्म बनता है। ये क्या है? पीईसी है। इसमें ये क्या है? पेन है जी, ठीक है, न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा, और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, और ये फिर आगे जाके और न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता रहेगा और उससे एंडोस्पर्म बनता रहेगा। तो वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये तो हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है जी? सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है? बनेगा वो भी किससे? पी से बनेगा। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसी से वो बनता है। यार मक्खी क्या कहां से आ गई बीच में? वो भी कहां से बनेगा? पीईसी से बनेगा। देखो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? यहां पर क्या होगा? डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, लेकिन न्यूक्लियस के साथ साथ में किसका अंदर डिवीजन होगा? सेल के अंदर भी डिवीजन होगा, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन नहीं होगा, यहां पर पूरी सेल के अंदर भी डिवीजन होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी डिवीजन होंगे, ठीक है। इनसे जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा? सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे अपन? सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। जो न्यूक्लियस से बनेगा उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो सेल पूरी सेल से बनता है उसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीदी चली जाओ प्लीज। चलो, अब इनमें से ज्यादा कॉमन कौन सा है जी? फ्री न्यूक्लियर। आप को पता लग गया कि भाई फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है एक, और एक होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन सा है इन दोनों में से? तो मोस्ट कॉमन जो है ना वो कौन सा होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो ज्यादा कॉमन है। और ये जो है सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो कुछ के अंदर देखने के लिए मिलता है, कुछ के अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। बाकी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। एंडोस्पर्म बवाल क्या चीज है भाई? फूड रिजर्व मटेरियल है। फूड रिजर्व मटेरियल है तो नरिशमेंट देता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम होता है। अब आपको एक एग्जांपल दूं, कोकोनट से जानते हो? कोकोनट, ठीक है। नारियल पानी, ठीक है। नारियल के अंदर होता है क्या? पानी। सबने पी रखा होगा कभी ना कभी, तो पी ही रखा होगा। तो नारियल जो होता है ना उसके अंदर होता है नारियल पानी, ठीक है। ये नारियल है जी, ये ऐसा सा नारियल है, ये थोड़ा सा बना लेते हैं। ये नारियल है, ठीक है। अब गायब होगा जाएगा। नारियल है, इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। अब पानी जो है ना, नारियल का जो पानी होता है वो कैसा एंडोस्पर्म है? वो एंडोस्पर्म है, फूड रिजर्व मटेरियल है वो, ठीक है। वो कैसा एंडोस्पर्म है? वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नारियल के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो क्या है? वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और नारियल के अंदर जो व्हाइटिश पार्ट होता है ना, जो व्हाइटिश पार्ट होता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वो क्या है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। नारियल के अंदर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। कोकोनट जो होता है उसके अंदर दोनों टाइप के आपके एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से जी? फ्री न्यूक्लियर कौन सा होता है उसके अंदर? जो कोकोनट का वाटर होता है, जो नारियल पानी होता है, वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और जो कोकोनट के अंदर, जो नारियल के अंदर व्हाइटिश पार्ट होता है, व्हाइटिश कर्नल्स होते हैं, सॉलिड पार्ट जो होता है वो क्या होता है? किसका एग्जाम्पल है? सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल याद रखना, कोकोनट वाटर है, ठीक है। और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है? कर्नल ऑफ कोकोनट। कर्नल क्या है? जो व्हाइट पार्ट है, जो व्हाइट सॉलिड पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? कर्नल ऑफ कोकोनट, ठीक है। वो किसका एग्जांपल है? सेलुलर एंडोस्पर्म का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई एंडोस्पर्म क्या बवाल है? चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। किसकी बात करते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस की। नाम से पता लग रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो called embryogenesis. Formation of a embryo जाओ, चलो बेटा, चलो। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अब डाइकोट की बात करें, डाइकोट के अंदर कैसे बनता है?
मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जाइगोट जो है वो किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। अब आपको नहीं पता तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि जाइगोट जो है किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। अपन ने एंडोस्पर्म की बात कर चुके हैं, अब एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं, फिर सीड की बात कर लेंगे, फिर फ्रूट की बात कर लेंगे। ये बातें करनी है और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन किसकी बात कर लेते हैं, एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको बता दें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डाइकोट के अंदर। जाइगोट जो है ना, जाइगोट जो है वो किसमें डेवलप होगा, उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होगा और क्या बनेगा, इसके अंदर दो सेल बनेंगी। ऊपर वाली जो होगी वो सस्पेंसर सेल और नीचे वाली होगी वो एम्ब्रियोनल सेल। जाइगोट के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, जाइगोट के अंदर विभाजन होगा, डिवीजन होगा और क्या बनेगा, क्या बनेगी, दो सेल्स बनेगी, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल। अब जो सस्पेंसर सेल है वो कौन सी साइड में होती है, माइक्रोपाइल साइड में होती है। जो माइक्रोपाइल साइड है उसमें क्या होगी, सस्पेंसर सेल होगी और जो एम्ब्रियोनल सेल है वो किस साइड में होगी, चलेजा साइड में होगी। किस साइड में होगी, चलेजल साइड में कौन सी होगी, आपकी एम्ब्रियोनल सेल होगी और जो सस्पेंसर सेल है वो कौन सी साइड में होगी, माइक्रोपाइल साइड में। ठीक है, अब ये थोड़ा आगे जाकर और डेवलप हो जाता है जी। ये जो सस्पेंसर सेल है ये कितनी है, 6 से 10 सेल होती हैं इसके अंदर और जो एम्ब्रियोनल सेल है इसमें 8 सेल होती हैं। एम्ब्रियोनल जो है उसमें 8 सेल होती हैं, ठीक है, टोटल 8 सेल होती हैं और सस्पेंसर जो है उसमें 6 से 10 सेल होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। तो सबसे पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद में सबसे पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो के बाद में क्या बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता बनता है, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद में क्या बनता है, हार्ट शेप्ड, क्योंकि अपन दो क्या डाइकोट की बात कर रहे हैं तो इसलिए क्या है ऐसा, दो कोटिलेडन्स हैं, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद में क्या बनता है, आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो ये आपको सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, एग्जैक्ट एक बार तो सीक्वेंस ही पूछा गया है, PYQ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपकी सस्पेंसर सेल बनती है। सबसे पहले जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ और क्या बनी, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल बनी। सस्पेंसर जो सेल बनती है वो किस साइड में बनती है, माइक्रोपाइल साइड में बनती है और आपकी जो एम्ब्रियोनल सेल है वो किस साइड में बनती है, चलेजा साइड में बनती है। ठीक है, अब जो सस्पेंसर सेल है उसके अंदर कितनी सेल होती है जी, 6 से 10 सेल होती हैं और जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें कितनी होती है, 8 सेल होती हैं। प्रो एम्ब्रियो, ये सबसे पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद में कौन सा बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। उसके बाद में हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ये जो सारी जो एम्ब्रियो है वो बनता है कौन से साइड में है, वो बनता है माइक्रोपाइल साइड में बनता है। ये भी पूछ लिया जाता है, कौन साइड में, माइक्रोपाइल साइड में ये बनता है। एम्ब्रियो कौन साइड में बनता है, माइक्रोपाइल साइड में बनता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस आपको वापस बता रहा हूं, जाइगोट, जाइगोट के बाद में प्रो एम्ब्रियो के बाद में आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। चलो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये डायग्राम जो है इसको ध्यान में देखना। ये क्या है, डाइकोट का डायग्राम है, डाइकोट का डायग्राम है। इसमें क्या है, ये बीच में जो ब्राउन कलर की दिख रही है आपको, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो बीच में ब्राउन कलर में बनी हुई है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब डाइकोट की बात कर रहे हैं तो क्या होंगे, दो कोटिलेडन होंगे, एक ये कोटिलेडन हो गया और एक ये कोटिलेडन हो गया। बीच में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है और साइड में दो क्या है, कोटिलेडन्स है। दो क्या है, कोटिलेडन्स है, इसलिए दो कोटिलेडन, इसलिए क्या बोल दिया, डाइकोट बोल दिया। अब देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, प्लूम्यूल है। क्या है, प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल। ठीक है, और ये नीचे वाला जो भाग है ये क्या है, रेडिकल है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, प्लूम्यूल है और नीचे वाला क्या है, रेडिकल है। प्लूम्यूल से क्या बनेगा, पूरा शूट बनेगा, पूरा शूट बनेगा। स्टेम आपकी हो गई, आपकी जो लीव्स हैं, आपकी जो फ्लावर्स हैं, वो सारे किससे बनते हैं, प्लूम्यूल से अराइज होते हैं। और रेडिकल से क्या बनेगा, आपका रूट सिस्टम बनता है। क्या बनता है, रूट सिस्टम। रूट वगैरह वो कहां से निकलेंगी, रेडिकल से निकलेंगी। कंफ्यूज मत होना, R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट। ठीक है, तो रूट कहां से निकलती है, रेडिकल से निकलती हैं। अब यहां पर देखो ये आपको समझ में आ गया कि बीच में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, साइड में दो क्या है, दो कोटिलेडन लगे हुए हैं भाई, इसके लिए क्या बोलते हैं, डाइकोट बोलते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर वाला जो भाग है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल, जिससे क्या बनता है, शूट सिस्टम बनता है। और नीचे वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, जिससे रूट सिस्टम बनता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो ये जो कोटिलेडन है, कोटिलेडन जहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलता है, ये कोटिलेडन है जहां से जुड़ा हुआ है एम्ब्रियोनल एक्सिस में। यहां से देखो ये कोटिलेडन है ग्रीन वाला, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़ा हुआ है। यहां पर ये पॉइंट है जी, जुड़ने का पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट ही तो है, ये वाला पॉइंट ही तो है जुड़ने का। ठीक है, इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल। ठीक है, जहां से कोटिलेडन किससे जुड़ रहा है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़ रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल बोलेंगे। और नीचे की तरफ है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल बोलेंगे। ऊपर की तरफ उसको क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल, और नीचे की तरफ जो है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल।
वापस से सुनो ध्यान से कि जो कोटिलेडन जो है, ये कोटिलेडन जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से जहां पर जुड़ रहा है, जहां पर इनका जुड़ रहा है, जहां पर ये पॉइंट जुड़ने का जंक्शन जो है, उसको ऊपर वाले को बोलेंगे इपिकोटाइल और नीचे वाले को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। सब बीच में क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है जी, बीच में क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। साइड में दो कोटिलेडन लगे हुए हैं, साइड में क्या लगे हुए हैं? दो कोटिलेडन से लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसको क्या बोलेंगे? प्लूम्यूल बोलेंगे, जिसे शूट सिस्टम बनता है आगे जाकर। और नीचे का जो भाग है उसमें क्या बनता है? रेडिकल बनता है। उस रेडिकल से क्या बनता है? रूट सिस्टम बनता है आगे जाकर, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है? जहां पर ये जुड़ता है कोटिलेडन एम्ब्रियोनल एक्सिस से, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इपिकोटाइल बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ है, और जो नीचे की तरफ उसको क्या बोल देंगे? हाइपोकोटाइल बोल देंगे। अब थोड़ी सी सीड की बात कर लेते हैं, सीड की बात कर लेते हैं। सीड जो है सबको पता है बीज होता है, सीड क्या होता है? बीज होता है ना। सीड के ऊपर क्या होता है? सीड कोट होता है जी। क्या होता है? सीड कोट होता है। अब उस सीड कोट में क्या होता है? आउटर जो पार्ट है सीड के ऊपर क्या होता है? सीड कोट होता है। सीड के ऊपर कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। उस सीड कोट में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। सीड होता है, सीड जानते हो, बीज सबने देखा हो कभी ना कभी जिंदगी में। तो बीज के ऊपर क्या होता है? सीड कोट होता है। सीड के ऊपर क्या होता है? सीड कोट होता है, कवरिंग होती है। वो कवरिंग में क्या है? एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग को बोलते हैं जी टेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं। और इनर कवरिंग को क्या बोलते हैं? टैगमैन बोलते हैं। आउटर कवरिंग टेस्टा, इनर कवरिंग टैगमैन। बात क्लियर है? सीड जो है उस पर एक कवरिंग होती है जिसका नाम दिया गया है सीड कोट। अब सीड कोट जो है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर को बोलेंगे टेस्टा, इनर को बोलेंगे टैगमैन। कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्म आती है सीड वायबिलिटी, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है बाबू, तो ध्यान से देखना। सीड वायबिलिटी, ये सीड वायबिलिटी क्या बवाल है जी? सीड वायबिलिटी वो है कि कब तक सीड जो है वो जिंदा रहेगा। जिंदा रहने का मतलब सीधा सा है, जैसे पोलन ग्रेन के लिए पढ़ी थी पोलन वायबिलिटी, तो यहां पर पढ़ रहे हैं सीड वायबिलिटी। मतलब सीड वायबिलिटी का इतना सा है कि कब तक आपका सीड जो है वो जिंदा रहेगा, मतलब कब तक उस सीड के अंदर कैपेसिटी रहेगी कि वो जर्मिनेट कर सकता है जी। कैसे क्या कर सकता है? जर्मिनेट कर सकता है। मतलब ऐसा है कि आपने क्या है? एक सीड लिया। अब सीड को क्या है? आपको उगाना है, ठीक है। आप उसको मिट्टी में दबाओगे तो फिर उसको पानी वानी दोगे तो क्या सीड बाहर निकलेगा। ये सीड का काम है, यही सीड का काम है। यह सीड के अंदर जो पावर है ना मिट्टी से बाहर निकलने की, उगने की जो पावर है, ठीक है, जो उगने की जो पावर है सीड के अंदर, ये कब तक रहेगी? अब हर सीड की अलग अलग होती है। हर सीड की कुछ की हजारों साल तक चलती है। कुछ सीड जो है उनको आप हजारों साल तक रख दो, ठीक है, हजारों साल बाद में भी उसको आप उगाओगे तो वो उग जाएंगे। और कुछ सीड ऐसे हैं जिनकी महीनों तक ही चलती है, कुछ महीनों बाद में आप उनको उगाओगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो फिर उगेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सीड, इसको क्या बोलते हैं? सीड वायबिलिटी बोलते हैं। क्या है? ए पीरियड फॉर विच सीड सस्टेन जर्मिनेशन पावर, ठीक है। ये वो पीरियड है जब तक सीड के पास वो पावर रहेगा कि वो जर्मिनेट कर सकता है। सीड वायबिलिटी वो चीज है, वो एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड तक ही क्या है? सीड जो है वो जर्मिनेट कर सकता है। वो वेरी करती है, अलग अलग सीड की अलग अलग होती है। कुछ सीड ऐसे हैं जिनकी हजारों साल है, ठीक है, आप हजारों साल तक उनको रख दो और उसके बाद में उनको उगाओगे तो भी वो उग जाएंगे। और कुछ सीड ऐसे हैं जिनको आप महीनों बाद में ही उनकी वायबिलिटी खराब हो जाती है, उसके बाद में वो उगते नहीं हैं। तो ये सीड वायबिलिटी है। अब एनसीईआरटी के अंदर दो एग्जांपल दे रखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर दो एग्जांपल देख रखे हैं। एक है लुपाइन्स, ठीक है, लुपाइनस। ये क्या है? ये भाई 10,000 साल पहले ओल्ड सीड है, ठीक है, 10,000 ईयर ओल्ड सीड है। ये कहां से मिला जी? ये मिला आर्कटिक टुंड्रा से मिला। कहां से मिला? आर्कटिक टुंड्रा से ये मिला है। और ये 10,000 ईयर ओल्ड सीड है। अब कैसे पता चला जी 10,000 ईयर ओल्ड सीड है? कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो ये आर्कटिक टुंड्रा से ये मिला, ठीक है, और वहां पर ये लुपाइनस का मिला और पता चला कि ये 10,000 पुराना सीड है। और इसकी जो वायबिलिटी है उस 10,000 साल बाद में भी उसको उगा कर देखा तो भाई उग गया जी। ये क्या है? उग गया। इसकी वायबिलिटी उस टाइम पर भी थी, तो मतलब इसकी वायबिलिटी हजारों साल तक चलती है। ऐसे ही फाइनिक्स, ठीक है, डेट पाम जो है ना, डेट पाम जो है इसकी वायबिलिटी कितनी है? 2,000 ईयर। 2,000 ईयर कहां से मिला जी? ये डेड सी के अंदर, डेड सी के अंदर ये मिला। और इसकी जो कितने साल पुराना था? ये 2,000 साल पुराना था, ठीक है, फेनिक्स डेट पाम का। चलो अब ये डायग्राम देख लो, ये क्या है? ये वाला क्या है? आपका डाइकोट का डायग्राम है। और ये क्या है? मोनोकोट का डायग्राम है। ये डाइकोट है और ये क्या है? मोनोकोट। इसके अंदर आपको दो कोटिलेडन दिख रहे हैं, दो कोटिलेडन दिख रहे हैं, इसलिए क्या है? ये डाइकोट नाम दे दिया गया। इसके अंदर एक ही कोटिलेडन है जिसको क्या बोलते हैं? स्केटलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केटलम बोलते हैं। मोनोकोट के अंदर जो कोटिलेडन होता है उसका नाम क्या होता है? स्केटलम होता है उसका नाम, ठीक है। अब मोनोकोट के अंदर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि रूट जो
जो रूट कैप है, जो रूट रेडिकल जो है ना, रेडिकल जो है उसको कवर करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं कोलेराइजा। और आपका जो शूट अपेक्स है उसको कवर करके रखता है आपका कोलियोप्टाइल। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, कोलियोप्टाइल और एक कोलेराइजा। कोलेराइजा कवर करके रखता है रेडिकल को, और जो कोलियोप्टाइल है वो कवर करके रखता है प्लूम्यूल को। ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, और इसके अंदर जो कोटिलेडन उसको क्या बोलते हैं स्केटलम बोलते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलते हैं, सीड की थोड़ी और बात कर लेते हैं। अब सीड जो है ना, सीड जो है, ठीक है, सीड जो है उसके अंदर क्या है भाई, उसके अंदर क्या एंडोस्पर्म तो होता ही है, सीड के अंदर एंडोस्पर्म तो होता ही। मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म खाना। ठीक है, एंडोस्पर्म की थोड़ी पहले बताया फूड रिजर्व मटेरियल है, फूड रिजर्व मटेरियल है। तो कुछ एम्ब्रियो ऐसे होते हैं, सीड के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है जी। अब कुछ एम्ब्रियो ऐसे होते हैं जो खाना कम खाते हैं, जो खाना कम खाते हैं, और वो कुछ खाना छोड़ देते हैं, वो कुछ खाना छोड़ देते हैं कि हम खाना को छोड़ रहे हैं भाई, कुछ खाना हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है एंडोस्पर्म बच जाता है, उसमें एंडोस्पर्म बच जाएगा। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ एम्ब्रियो क्या होता है, वो मतलब बढ़िया, उनकी डाइट वाइट बढ़िया होती है, वो क्या है उसको खाने को पूरा खा जाते हैं, जो एंडोस्पर्म जो होता है उसको पूरे को चट कर जाते हैं। तो वहां पर क्या एंडोस्पर्म बचता नहीं है। तो कुछ दो टाइप की सीड हो गए यहाँ पर। कुछ सीड ऐसे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म अभी भी बाकी है, क्योंकि उनके एम्ब्रियो ने खाना ढंग से खाया नहीं है, तो अभी भी एंडोस्पर्म बाकी है। और कुछ सीड ऐसे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। तो दो टाइप की सीड है, एक एंडोस्पर्मिक या फिर इनको एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, और एक सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक जिनको एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, यहां पर जो एम्ब्रियो है उसने पूरी तरह से नहीं खाया है, किसको एंडोस्पर्म को नहीं खाया है, और यहां पर एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से खा गया है, वो एम्ब्रियो जो है उसने पूरी तरह से खा लिया, तो एंडोस्पर्म बिल्कुल बचा नहीं है। यहां पर एंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है। एग्जाम्पल है जी मोनोकोट, जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, जो मोनोकोट सीड होते हैं, उनके अंदर क्या है एंडोस्पर्म जो है वो होता है। उनके जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से नहीं चट करता, वो खाता नहीं है पूरी तरह से, उनके अंदर अभी भी क्या है कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ होता है। लेकिन डाइकोट जो है ना, डाइकोट सीड जो है उनके अंदर, डाइकोट सीड जो है उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता जी। उनके अंदर क्या है, उनका जो एम्ब्रियो होता है वो चट कर जाता है पूरा। ठीक है, तो वहां पर क्या है एंडोस्पर्म नहीं होता। अब इनके एक्सेप्शन भी है जी, एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्या है, मोनोकोट का एक्सेप्शन है ऑर्किड। ऑर्किड क्या है, मोनोकोट का एक्सेप्शन है। ऑर्किड ऐसा है, ऐसा सीड है जिसके अंदर क्या है मोनोकोट है वो, लेकिन उसके अंदर क्या है एंडोस्पर्म नहीं होता। बाकी सारे मोनोकोट है उनके अंदर एंडोस्पर्म होता है, लेकिन मोनोकोट के अंदर एक एग्जांपल है कौन, ऑर्किड, उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। ऐसे ही डाइकोट, बाकी सारे डाइकोट हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो नहीं होता, लेकिन कुछ डाइकोट ऐसे हैं जैसे कैस्टर हो गया, कॉफी हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है जो एंडोस्पर्म है वो बाकी रहता है। बाकी सारे डाइकोट हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, लेकिन कैस्टर, कॉफी और सनफ्लावर इनके अंदर क्या है आपका एंडोस्पर्म जो है वो होता है। चलो, अब एक होता है पेरिस्पर्मिक सीड, एक होता है पेरिस्पर्मिक सीड। कंफ्यूज मत होना, एंडोस्पर्म में और पेरिस्पर्म में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एंडोस्पर्म जो है वो कहां से बना था, पीईसी से बना था। कहां से बना था, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना था। ठीक है, और ये क्या किससे बन रहा है, ये किससे बन रहा है, पेरिस्पर्म जो सीड है, पेरिस्पर्मिक सीड है वो किससे, इसके अंदर क्या है, पेरिस्पर्मिक सीड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस सीड के अंदर, इस सीड के अंदर क्या है पेरिस्पर्म है, क्या है पेरिस्पर्म भरा हुआ है। ठीक बात है, और ये पेरिस्पर्म क्या है, रिमेनिंग न्यूसेलस इन सीड। न्यूसेलस अपन ने पढ़ा था कि ओव्यूल के बाहर क्या है न्यूसेलस की लेयर है, न्यूसेलस की लेयर है, तो वही न्यूसेलस यहां पर क्या है बचा हुआ रह जाता है सीड के अंदर, और उसी सीड को क्या, उसी न्यूसेलस को क्या बोलते हैं, जो बचा हुआ न्यूसेलस है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो ऐसे सीड जिनके अंदर पेरिस्पर्म बचा हुआ है, न्यूसेलस बचा हुआ है, उनको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड और पेरिस्पर्मिक सीड में कंफ्यूज मत होना। एंडोस्पर्मिक सीड किसकी वजह से होता है, एंडोस्पर्म की वजह से वो बोलते हैं, और पेरिस्पर्मिक सीड किसकी वजह से, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या बवाल है जी, जो न्यूसेलस बचा हुआ रह गया सीड के अंदर, सीड के अंदर जो न्यूसेलस बचा रह गया उस इसलिए क्या बोल दिया उसको, पेरिस्पर्मिक सीड बोल दिया। न्यूसेलस को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, क्या है, ब्लैक पेपर। क्या है, ब्लैक पेपर, क्या है, काली मिर्च, काली मिर्च। साइंटिफिक नेम पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम, ब्लैक पेपर। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बता दिया, काली मिर्च किसके, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है। अब मैंने सीड की बात कर ली, फ्रूट की बात कर लेते हैं, फ्रूट की बात कर लेते हैं, फिर चैप्टर को खत्म। फ्रूट क्या है जी, फ्रूट क्या है, देखो सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। सीड किससे बनता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कि सीड जो है वो किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। लेकिन आपका जो फ्रूट है वो किससे बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवेरी से बनता है। किससे बनता है, ओवेरी से बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवेरी से बनता है। फ्रूट वॉल जो है ना, फ्रूट की जो दीवार है उसको क्या बोलेंगे, वॉल जो है उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं।
फ्रूट की जो वोल है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। और तीन टाइप के फ्रूट होते हैं, तीन टाइप के फ्रूट होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट और एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, फ्रूट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये तीनों में क्या बवाल है जी, बताते हैं अभी आपको। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं, वो फ्रूट जो जिससे वो सिर्फ ओवरी से बने हुए हों। देखो, जो सिर्फ ओवरी से बने हुए होंगे उनको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। जो सिर्फ ओवरी से बने हुए होंगे, फ्रूट क्या ओवरी से बनता है, तो जो ओवरी से बने होंगे, सिर्फ ओवरी से बने हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, जो ओवरी और अदर फ्लोरल पार्ट्स, जो दूसरे फ्लावर के, जो फ्लोर की मैंने आपको पार्ट बताए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगर फ्रूट के बनने में ओवरी के साथ साथ में किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट की भी सहायता ली गई है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट कहा जाएगा। अब ये अदर फ्लोरल पार्ट कौन सा हो सकता है, थैलेमस, जो फूल का जो फ्लावर है उसका जो थैलेमस पार्ट है, अगर उसने भी क्या है, मदद करी है फ्रूट बनाने में, अगर ओवरी और जो थैलेमस है दोनों ने मिलकर क्या बनाया, फ्रूट बनाया, तो किसकी कौन सी कैटेगरी में आएगा, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। एग्जांपल की बात करें तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी, एप्पल और स्ट्रॉबेरी दोनों क्या है, फॉल्स फ्रूट हैं, दोनों क्या है, फॉल्स फ्रूट हैं। उसके बाद बात करें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की, ये क्या बवाल है जी, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन गया, फर्टिलाइजेशन के बिना ही कोई फ्रूट बन गया तो किसके अंदर आता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। अगर फ्रूट जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के, अगर फ्रूट जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बन रहा है तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। अब दो टर्म आएंगी आपके सामने, एक पार्थेनोकार्पी और एक पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों में फर्क है जी। पार्थेनोकार्पी जो है वो किसके लिए होती है, फ्रूट के लिए। पार्थेनोकार्पी का सीधा सा मतलब क्या है कि फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होती है, पार्थेनोकार्पी। कार्पी वर्ड किसके लिए, तो फ्रूट के लिए, कार्पल से। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो पार्थेनोकार्पी होती है। और ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। एग्जांपल की बात करें तो बनाना जी, आपका जो बनाना है, केला जो है ना, वो किससे बनता है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है और क्या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। अब बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। ये पार्थेनोजेनेसिस क्या बवाल है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है ना, देखो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो क्या होती है, पार्थेनोकार्पी। और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो पार्थेनोजेनेसिस। दोनों में कंफ्यूज मत होना, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी होती है, और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो वो क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। ठीक है, अब इसी को पार्थेनोजेनेसिस क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिख रखा है एपोमिक्सिस। क्या लिख रखी है, एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस क्या होती है, ये तो पार्थेनोजेनेसिस है, इसी को एपोमिक्सिस बोलते हैं जी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। देखो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, क्योंकि अपन को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा, तभी उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, जो एपोमिक्सिस है, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये कैसे कॉपी करता है, किसको कॉपी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है। होता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन किसको मिमिक करता है, कॉपी करता है, किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे अपना आपको दिखाने की कोशिश करता है। होता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन दिखाता खुद को कैसा है कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हूं, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन होता ही क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। एपोमिक्सिस क्या है जी, पार्थेनोजेनेसिस को एपोमिक्सिस लिख रखा है। ठीक है, इस एग्जांपल की बात करें, ऐसे कौन से एग्जांपल है जिनके अंदर एपोमिक्सिस या पार्थेनोजेनेसिस देखने के लिए मिलती है, तो एस्टेरियसी और पोएसी दो फैमिली है। एस्टेरियसी और पोएसी दो फैमिली है, इनके अंदर अपन को देखने के लिए मिलता है एपोमिक्सिस। एस्टेरियसी के अंदर कौन आएगा, आपको आपका सनफ्लावर आएगा, और कौन आएगा, पोएसी के अंदर कौन आएगा, ग्रास आएगा। ग्रास वाली फैमिली कौन है, ग्रास वाली फैमिली है आपकी, ये फैमिली बताने के लिए लिख रखा है। ग्रास वाली फैमिली है पोएसी, और सनफ्लावर वाली फैमिली है आपकी एस्टेरियसी। अब एक टर्म आती है पोली एम्ब्रियोनी, एक टर्म आती है पोली एम्ब्रियोनी। ये पोली एम्ब्रियोनी क्या है जी, ये पोली एम्ब्रियोनी क्या है, तो नाम से पता लग रहा है, पोली मतलब मोर। ठीक है, क्या है, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन कहीं भी आ जाए तो वो पोली के अंदर आता है, पोली वर्ड यूज होता है ना उसके लिए। तो एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो बनेंगे। अगर एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाए तो उसको क्या बोल देंगे, पोली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, सीड के अंदर, बीज के अंदर, सीड जो है उसके अंदर एक से ज्यादा क्या है, एम्ब्रियो बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। वापस सुन लो, पोली एम्ब्रियोनी क्या होती है, मोर देन वन सीड फॉर्म्ड इन
इन मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन सीड, मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन सीड, मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन सीड। ठीक है, तो ये क्या होती है पॉली एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम न्यूसेलस, इसके अंदर क्या है, जो एम्ब्रियो वो डायरेक्टली कहां से बन जाएगा, न्यूसेलस या फिर जो इंटेगुमेंट है, जो मैंने आपको बताया था आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट, उनसे डायरेक्टली बन जाता है न्यूसेलस से, या फिर इंटेगुमेंट से क्या है एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्टली बन जाता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के जो एम्ब्रियो है वो किससे बने लग जाता है, इंटेगुमेंट या फिर न्यूसेलस से बने लग जाता है। तो बहुत सारे क्या है इसमें क्या बन जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाएंगे सीड के अंदर। तो ये कंडीशन क्या होती है, पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जांपल की बात करें तो सीट्रस इसका एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है, नींबू वाला सिस्टम हो गया ना, तो नींबू के अंदर क्या पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है। तो ये आपकी चैप्टर हो गया, इसी के साथ में समाप्त हो गया। तो आपको समझ, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, बाकी आप थोड़ा और ध्यान से देखना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बार जरूर बताओगे। लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, इसलिए आप जरूर बताओगे कि समझ में आया पूरा चैप्टर या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताओगे। और अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।